हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो कोलकाता की है। साल 2010। कोलकाता में एक शख्स रहता है, उसका नाम है दीपन असीद बनर्जी। ये उसका पूरा नाम है। तो दीपन अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, वो पढ़ाई में काफी तेज होता है। फिर लगभग 2010 में वो मुंबई में एक एमएनसी कंपनी ज्वाइन करता है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। अब एमएनसी कंपनी शिफ्ट करता है कोलकाता से, वो शिफ्ट होकर मुंबई चला जाता है। अब उसका अच्छा कंपनी में जॉब लग चुका है, अच्छा खासा सैलरी आता है। लेकिन वो यहाँ पे रहता था, उसका जो मतलब एक दो तीन लोग मिल के रहते थे उस रूम में जहाँ पे वो रहता था। तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन इस दीपन को आगे की पढ़ाई करनी होती है और भी अच्छे कंपनी में उसे जॉब चाहिए था। तो ये क्या करता है कि वहां से मूड चेंज करता है कि पढ़ाई में काफी डिस्टर्बेंस हो रही है लोगों की वजह से। तो मैं अलग से फ्लैट लेके रहता हूँ। तो ये लगभग 2010 में ही एक नेवी मुंबई में वो शिफ्ट हो जाता है एक अपार्टमेंट में। अब वो शिफ्ट हो चुका अपार्टमेंट में, सब कुछ सही चल रहा है, इसका डेली का रूटीन रहता है। और अपने घर वालों से डेली दो तीन बार बात करता है, सुबह में हो गया फिर नाइट में हो गया। पर इसके जो ये ऑफिस से आता है शाम को 7 बजे, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता है। प्लस अब घर से आता रात को उसका जो खाना होता है वो बाहर से आता है। बाहर उसने एक बॉय को रखा हुआ है जो कि इसे खाना हर रात पहुंचा देता है। तो सब कुछ सही चलता है लगभग। समय जून में ये शिफ्ट होता है वो नई मुंबई में। और समय आता है 2010 में ही, अगस्त का मंथ। 2010 समय 10 अगस्त। अब 10 अगस्त को जब वो ऑफिस से आता है, फिर अपना पढ़ाई में लग जाता है। अब इसकी बहन कॉल करती है, बताए कि अब हमेशा कॉल पेरेंट्स करते हैं, उससे बात होते थी। इसकी बहन लगभग 7 बजे कॉल करती है। तो ये बोलता है कि बहन मैं तुमसे बात करता हूँ, कुछ देर बाद बात करता हूँ। तो बोलती है ठीक है भैया। तो अब जब बोलता है तो कुछ खास नहीं लगता उसे, क्योंकि आमतौर पे ये जब बिजी रहने की वजह से होता है। तो अब कुछ समय बाद लगभग 7:30 बजते हैं, समय गुजरता है, बहन उसकी कॉल करते हैं दोबारा। अब 7:30 में कॉल करते हैं, उसका भाई उठाता नहीं कॉल, मतलब दीपक। तो उसको भी कुछ खास लगता है कि लोग बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, बिजी होगा भाई। अब काम करता है, पढ़ाई करता है, थक गया होगा। तो अभी ये अपने पेरेंट्स को बता दिया, बोलते हैं कोई बात नहीं, रात को खाने के बाद या खाने से पहले कर लेंगे। अब लगभग रात को खाना वाना खा लेते हैं उसके परिवार, उसके बाद उसे फिर कॉल किया जाता है। फिर वो कॉल नहीं उठाता। अब परिवार को चिंता होती रही, फिर सोचा चलो हो सकता है थक गया हो, सो गया हो। फिर ये लोग सुबह उठते हैं और पहला थॉट जो होता है उनके मन में कि चलो कॉल कर लेते हैं। तो वही कॉल करते हैं, लेकिन ये फिर कॉल नहीं उठाता। अब ये कॉल उठाने अब उसके पैर को चिंता होती है, तो वो डायरेक्ट उसी कलीग जो ऑफिस में काम करते हैं उसी के कलीग को कॉल करते हैं कि एक काम करना, मेरे बेटे से बात नहीं हो पा रही है, करवा देना। तो उसका कलीग बताता है कि दीपन तो आया ही नहीं है ऑफिस। अब जब से वो मुंबई गया है, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि वो ऑफिस ना गया हो। तो माँ बाप को हेडेक मतलब तो थोड़ा टेंशन होती है कि आखिर क्या हो गया। तो बेटा थोड़ा सा जाके देख लेना उसके फ्लैट पे, कल से कॉल नहीं उठा रहा है शाम से। लास्ट बात शाम को 7 बजे हुई थी। और उसके बाद उसने बोला कि कॉल करूंगा, बट कॉल किया नहीं उसने। तो बोलता है ठीक है। अब ये जो होता है, उसे पता होता है कि किस प्रॉपर्टी डीलर से उसने बात करके ये अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था रेंट पे। उससे कांटेक्ट करता है, तो अब वो लोग आते हैं फ्लैट के पास। अब ऑनर को बुलाया जाता है, तो ऑनर बोलता है कि काम कीजिए, पुलिस को बुला लीजिए। उसके बाद हम खोलने का इजाजत देंगे, क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो पुलिस की मौजूदगी में होगा। तो अब पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस को बुला लिया गया है, पुलिस दरवाजा खोलती है। सामने देखती है रूम में तो कुछ खास नहीं मिलता है, सब सही रहता है। अब पुलिस तहकीकात करती है रूम की, फिर बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जैसी वो जाती है, उसे सामने जमीन पे यानी फर्श पे दीपन पड़ा हुआ मिलता है, खून से लथपथ। उसके बगल में एक कपड़ा होता है, खून से लथपथ होता है वो भी। हो सकता है कि वो पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये कपड़ा वो गिर गया हो बाथरूम में, कोई बड़ी बात नहीं, तो खून अब खून रह ही रहा था, तो उसी में लटपट हो गया होगा। तो फोरेंसिक टीम आती है, मौका वारदात पे वहां से सारी चीजें को कलेक्ट करते हैं जितने एविडेंस हो सकते हैं। फोरेंसिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी केस को सॉल्व करने में। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, उसके पेरेंट्स को बताया जाता है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उस रूम को देखती है, तो उसमें दो शराब की बोतल मिलती है।
और वो भी कुछ महंगे नहीं होते, सस्ते नहीं होते, लेकिन उस साहब की बोतल देख के लगता है कि इतना अच्छा घर के लड़का इतनी सस्ती चीज तो नहीं पिएगा। उसके पैर से पूछताछ की जाती है तो बोलता है कि सर मेरे मतलब मेरा बेटा ऐसा कोई नशा करता ही नहीं, कोई नशा की आदत नहीं है, कोई बुरी आदत। तब वो उसे भी फांसी की टीम ले जाती है तो उससे फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाए। अब पुलिस खंगालती है कि उसकी कुंडली की, अब कॉल डिटेल चेक करते हैं, ऑफिसर पे इंक्वायरी करते हैं कि उसका गर्लफ्रेंड का कोई मामला तो नहीं है या फिर किसी से लड़ाई हुई झगड़ा। तो जब पुलिस खंगालती है तो उसे कुछ खास नहीं मिलता, कोई गर्लफ्रेंड का रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कोई गर्लफ्रेंड होगी। ऑफिस में इंक्वायरी होती है तो सब यही बोलते हैं कि वो बस ऑफिस आता था, अपना काम करता था, फिर घर चला जाता था, और हमेशा का डेली का यही रूटीन था। पेरेंट्स इंक्वायरी में पास होता, बस वो नॉर्मली 2-3 बार बातें होती थी उनके बीच, क्या है कैसा है ये सब। तो पुलिस के लिए एक समस्या कि भाई साहब हुआ क्या, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था उस फ्लैट में, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। अब पुलिस को जो भी करना था खुद से करना था। अब जितने भी थे इंक्वायरी करना था, जिससे खुद से कोई सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी रहती चलो अभी पता लगा था कौन आया कौन गया, बट उस समय सीसीटीवी वहां पे नहीं लगा हुआ था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, समय गुजरता जाता है। अब पुलिस लगभग हिम्मत हार जाती है। तो उसी में से एक पुलिस वाला होता है जिसके एक ख्याल आता है कि चलो एक बार एक काम करते हैं, बाथरूम में जो वो शर्ट मिला था उसको चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि वो कपड़ा नया लग रहा था और नया कपड़ा कोई बाथरूम में यूं ही नहीं रखेगा। तो वो फिर से कपड़े को चेक करते थे, कपड़े में कुछ मिलता है। पहला बार तो वो इग्नोर कर देते कि कोई कपड़ा ऊपर से नीचे गिर गया होगा, बट दूसरी बार जब नोटिस करा उसे कुछ मिलता है। पहली बात कि उस कपड़े में एक लेबल लगा होता है। अक्सर वो कपड़ा जिस टेलर से सिलाया गया था वो उसका लेबल लगा हुआ था। तो लेबल में लिखा हुआ था स्टाइल स्टार ट्रेलर। ये लेबल था, उसके नीचे एक फोन नंबर भी था और उस टेलर का। अब उस फोन नंबर पे कॉल किया जाता है, पूछा जाता है कि हमें एक शर्ट मिला है, तो उसका मतलब ये आपका लेबल लगा हुआ है। तो बोलता है हाँ जब मेरा शर्ट है तो मेरा लेबल है, उसमें फोन नंबर मेरा है। तो पुलिस एक टीम भेजती है उस टेलर के पास, और वो जाती है टीम, वहां पे दिखाते हैं कपड़ा खून से रंगा हुआ। तो पहचान जाता है, बोलता है ये सर मेरा ही है। तो बोलते हैं कि क्या आपको पता है ये किसने ले गया, कौन ले गया था। तो बोलता है अक्सर ये लोग रिकॉर्ड रखा करते हैं। तो ये बोलता है हाँ सर मैं जानने वाला जो ले गया, मेरे अक्सर मेरे यहाँ आया करता है, जस्ट उसी का भाई ये इस पर ले गया था सिलवाकर। तो पुलिस से एड्रेस पता पूछती है, फिर वहां पे पहुंचती है जिसका एड्रेस टेलर बताता है। अब पुलिस पहुंच चुके हैं वहां, उस शख्स से पूछती है कि क्या ये कपड़ा तुम्हारा है। तो बोलता है कि सर मेरा तो है लेकिन मैंने एक शख्स को दे दिया था ये। अब वो जिस शख्स का नाम लेता है तो उसका नाम है विनोद विष्णु बंडल। विनोद विष्णु बंडल। तो बोलता है ठीक है उसका घर का पता बताओ, पता वता कहाँ आता है, वो ले जाता है। अब पुलिस तसल्ली से वहां पे जाकर उससे पूछताछ करती है, फिर 3-4 लोगों को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। पहला सूरज गौरव, ये दोनों वो है, एक तो टेलर से जो कपड़ा ले गया था वो लोग है ये, एक भाई है एक वो, दूसरा विनोद विष्णु बंडल, और चौथा एक संतोष, ये उसी अपार्टमेंट में रहता था। और एक लड़का इसमें शामिल था जो नाबालिग था। 3 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और तसल्ली से पूछताछ करती है। और जब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो अच्छे अच्छे मुंह मुंह खुल जाते हैं। तो ये लोग कबूल करता है कि सर हमने ही मारा है। और एक बात बता दीजिए, जो विनोद विष्णु बंडल है ये वो डिलीवरी बॉय है जो कि हर रात ऑफिस आने के बाद दीपन को खाना पहुंचाता था। तो अब पुलिस को पूछताछ करते हैं तो पुलिस में वो लोग बताते हैं, तो लोग बताते हैं जो ये विनोद विष्णु मंडल ये सारा प्लान इसका है। होता क्या कि बोलता है, ये बताता है कि सर मैं उनके यहाँ मतलब दीपन के सर के यहाँ हमेशा से फूड डिलीवरी करता हूँ शुरू से, तो मुझे पता था कि क्या है कौन है ये। तो पहले तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं, फिर हमारी दोस्ती हुई। अब दोस्ती हुई तो खाना मैं घर के अंदर देने लगा। जब भी मैं घर के अंदर जाया करता तो देखता था आसपास के नज़ारे, तो काफी महंगी महंगी चीजें रखी हुई थी, जैसे लैपटॉप महंगे घड़ी महंगा मोबाइल। और जबकि हमारी दोस्ती हुई थी तो एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि आपकी सैलरी क्या है, तो लाखों में उन्होंने बताया था कि मेरी सैलरी है। और ये बात जब उसे पता चलती है फूड बॉय को, डिलीवरी बॉय को, मतलब विनोद विष्णु बंडल को,
तो वो अपने इन दोस्तों को बताता है कि ऐसा ऐसा है, एक है जिसके यहाँ मैं फूड डिलीवरी करता हूँ, उसके पास काफी महंगे महंगी चीजें घर पे हैं और लाखों में उसकी अर्निंग है। तो क्यों ना इसके घर पे एक दिन चोरी किया जाए, हमारा लाइफ थोड़ा सा सुधर जाएगा। सभी बोलते हैं ठीक है, लेकिन फिर बोलते हैं कि काम करते हैं इसके रहते हुए चोरी करते हैं। तो उसी में से एक शख्स बोलता है कि इसके रहते हुए करेंगे तो ये फिर हमारा भांडा फोड़ देगा, कि पुलिस को पकड़वा देगा, हम लोग पकड़े जाएंगे। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं उसे मार देते हैं, चोरी भी हो जाएगी साथ ही से, मार भी देंगे और फिर हम पकड़ाएंगे भी नहीं। तो सभी ओके बोल देते हैं। और वही 7 बजे का समय वापस आता है, वो घर आता है दीपन, उसकी सिस्टर का कॉल आता है, सिस्टर का कॉल उठाए बोलते हैं कुछ देर में कॉल करता हूँ। और शायद इस वक्त डिलीवरी के लिए बेल बजा था। तो ये कॉल करता है, कुछ देर बाद क्या कॉल क्या करे, ये जैसे ही बेल बजता है ये खोलता है, तो ये डिलीवरी बॉय और इसके 2-3 जो साथी साथ में थे वो लोग अचानक घर में घुस जाते हैं और इस पे दीपन पे काबू पा लेते हैं। अब काबू पाने वाले से बाथरूम में ले जाते हैं घसीट के, वहां पे ले जाके बाद 16 वार करते हैं चाकू से। टोटल 16 वार होते हैं चाकू से, फोरेंसिक रिपोर्ट में यही है। अब इसके बाद इन लोगों का बयान लेकर इसे कोर्ट में पेश। अब 6 फरवरी 2018 को सेशन कोर्ट जो है वो इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुना देती है। इनमें से जो एक नाबालिग था उसे उम्र कैद की सजा नहीं देती है। तो फिर कुछ समय बीतता है, जुलाई 2018 में ही, मतलब 6 फरवरी 2018 को सजा सुनाया कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने। फिर 31 जुलाई 2018 में ही ये लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं, चैलेंज करते हैं इस फैसले को कि ये जो उम्र कैद की सजा है ये नहीं मिलनी चाहिए। फिर जो हाई कोर्ट में मांगा जाता है तो ट्विस्ट आता है। ये जो विष्णु विनोद मंडल था वो कहता है कि मैंने मर्डर ही नहीं किया, मतलब पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है कि मुझे दोषी करार दे। बस वो शर्ट है उनके पास एक, जो कि वहां पे मर्डर स्पॉट पे मिला। उसके बाद इन लोगों ने, उसके भाई ने, दो भाई ने, गौरव और उसने बोला, गौरव उसने ने बोला कि ये उसने मुझे दिया और हो सकता है ये लोग प्लानिंग करके मुझे दिया हो, ये लोग मार दिया हो। फिर अपने बयान से मुकर जाता है। अब होता क्या है कि ये बयान सुनने के बाद कोर्ट का फैसला होता है कि उम्र कैद का जो सजा होता है वो विनोद बंडल से हटा दिया जाता है, विनोद विष्णु बंडल से उम्र कैद का सजा रोक दिया जाता है। और बाकी के जो लोग हैं उन लोगों को माफ नहीं किया जाता है, उन लोगों को लाइफ, उन लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। तो हमारी आज की कहानी ऐसी यही थी। और पुलिस अगर शायद फर्स्ट में गौर करती शुरुआत में ही तो वो शक से पहले ही केस को सॉल्व किया जा सकता था। बट खैर कोई नहीं, केस सॉल्व हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।